पार्टी कांग्रेस के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। अमेरिका में चीनी जासूसों पर आरोप लगे हैं और हांगकांग बहुत अच्छा कर रहा है। चाइना न्यूज हेडलाइंस। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हर साल चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विकास लक्ष्य निर्धारित करती है। इस साल उन्होंने जीडीपी विकास लक्ष्य 5.5% निर्धारित किया, लेकिन उनकी जीरो कोविड नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भी, जो हम कहेंगे कभी कभी थोड़ी मालिश की जाती है। इस सप्ताह जारी जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था ने इस तिमाही में उम्मीद से ज्यादा 3.9% की वृद्धि दिखाई है। हाँ, यह 5.5% से नीचे है, लेकिन वास्तव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना ऊंचा होगा। रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए विश्लेषकों ने 3.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। तो अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से अपेक्षाओं को पार कर गई। अरे, यही मेरी तीसरी कक्षा की शिक्षिका श्रीमती मफी ने मेरे बारे में कहा। मुझे अचानक एहसास हो रहा है कि यह अच्छी बात नहीं है। वैसे भी यह अपेक्षा से बेहतर दिखने का बड़ा कारण यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था वास्तव में वर्ष की शुरुआत की तुलना में पिछली तिमाही में 2.7% कम हो गई है। इसलिए चीन को वास्तव में वर्ष के अंत तक पार्टी के विकास लक्ष्य को 5.5% बनाने के लिए एक बड़े पलटाव की आवश्यकता है। अब मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि अगली तिमाही में क्या होने वाला है। चीन की अर्थव्यवस्था वापस उछालने वाली है। यह कम्युनिस्ट पार्टी की लक्षित विकास दर के ठीक नीचे या तो मिलने या स्लाइड करने के लिए पर्याप्त तेजी से बढ़ने वाला है। मान लीजिए 5.4%। और हर कोई इस बारे में सुर्खियां बटोरेगा कि कैसे चीन की अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से अपेक्षाओं को पार कर गई, जबकि चीन की जीडीपी बढ़ी। यह इस सप्ताह अच्छी वित्तीय खबरों के अंत के बारे में है। दुनिया भर में चीनी शेयरों में गिरावट आई। हांगकांग में 2009 के वित्तीय संकट के बाद से हैंग सेंग सूचकांक में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। तो निवेशक क्यों घबरा रहे थे? एक कारण यह हो सकता है कि चीनी नेता शी जिनपिंग जीरो कोविड नीति कितनी महान है, इस बारे में बात करते रहते हैं। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि जीरो कोविड जल्द ही समाप्त होने वाला है, और कई अर्थशास्त्री इसे अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली प्राथमिक चीज के रूप में देखते हैं। और निवेशक भी चिंतित हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा संचालित नीतियों को निजी क्षेत्र के विकास की कीमत पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए विदेशी निवेशक दशकों से चीन में अरबों का निवेश कर रहे हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित देश जिसका शाब्दिक रूप से मार्क्सवाद लेनिनवाद है और इसके संविधान में कई अन्य वैचारिक सिद्धांत लिखे गए हैं। यह एक ऐसा देश भी है जहां पार्टी का सरकारी और निजी दोनों कंपनियों पर भारी नियंत्रण है। उदाहरण के लिए, यह बाइटडांस है, वो कंपनी जिसके पास टिकटॉक है। और इन निवेशकों को बस एहसास हुआ कि पार्टी विचारधारा से प्रेरित हो सकती है। उनके लिए अच्छा। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग, जो वर्तमान में आर्थिक नीति की देखरेख करते हैं, अगले मार्च में पद छोड़ देंगे। ली केकियांग के संभावित प्रतिस्थापन ली कियांग शी जिनपिंग के कट्टर वफादार हैं। ली पार्टी के शीर्ष अधिकारी भी हैं, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में शंघाई में 2 महीने के लॉकडाउन का निरीक्षण किया था। उस समय कई लोगों ने सोचा था कि यह उनके करियर का अंत होगा, लेकिन शी जिनपिंग के प्रति वफादारी जाहिर तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वैसे यहाँ सामान्य शत्रुता का एक छोटा सा पक्ष ध्यान दें। यदि ली कियांग प्रमुख बनते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि शी कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं कि पार्टी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालती है। इसलिए चीन में निवेश करना बंद करें। और ब्रेक के बाद एफबीआई चीनी जासूसों पर आरोप लगाता है। वापसी पर स्वागत है। क्या चीन के साथ एलोन मस्क का हनीमून खत्म हो सकता है? टेस्ला चीन में अपनी कारों की कीमत में कटौती कर रही है, जो मांग में कमी का एक संभावित संकेत है। टेस्ला ने कीमतों में कटौती का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा और सुस्त अर्थव्यवस्था के कारण है। सामग्री की बढ़ती लागत से निपटने के लिए टेस्ला ने इस साल की शुरुआत में कीमतों को बढ़ाया। इसके बावजूद चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन ने कहा कि टेस्ला की पिछले महीने चीन में रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। अगर टेस्ला की चीनी मांग सूख जाती है,
तो टेस्ला के लिए यह वास्तव में बुरी खबर हो सकती है। निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि टेस्ला के मुनाफे का आधा हिस्सा चीनी बाजार से आता है। यही कारण है कि एलोन मस्क बीजिंग को चूस रहे हैं। चीन ने यह सुझाव देने के लिए उनकी प्रशंसा की कि ताइवान, जो पूरी तरह से स्वतंत्र देश है, अगर वो चीन का हिस्सा बन जाता है तो वह अपने लोकतंत्र में से कुछ, शायद सबसे अधिक रख सकता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने सोमवार को एक चीनी दूरसंचार कंपनी की ओर से काम कर रहे 2 चीनी जासूसों के खिलाफ आरोपों का खुलासा किया। वो कंपनी संभवतः हुआवेई है। जासूसों पर न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में हुआवेई की आपराधिक जांच के बारे में जानकारी चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कथित तौर पर अमेरिकी सरकारी कर्मचारी को $41,000 बिटकॉइन रिश्वत का भुगतान करके The defendants believed that they had recruited the U.S. employee as an asset, but in fact, the individual they recruited was actually a double agent working on behalf of the FBI. Ooh, double agent. Very spy versus spy. The double agent provided the defendants with documents that appeared to present some of the information they sought. In fact, the documents were prepared by the U.S. government for the purpose of this investigation and did not reveal actual meetings, communications, or strategies. The U.S. government says the 2 spies are still at large, but overall, this is good news. I'm glad to see the U.S. government is actually shedding light on these things. And also on Monday, the Justice Department charged 7 Chinese nationals it says were part of China's Operation Fox Hunt. Operation Fox Hunt is how the Chinese Communist Party tracks down fugitives all over the world. Sometimes these fugitives are former officials. Other times, they're dissidents who have spoken out against the Communist Party. The goal of Operation Fox Hunt is to get them to return to China to face punishment. In this case, the 7 are accused of trying to force one Chinese national living in the U.S. to go back to China. The indictment alleges that the defendants, working at the direction of the government of the PRC, engaged in a campaign of harassment, threats, surveillance, and intimidation aimed at coercing the victim to return to China. और अंत में न्याय विभाग ने 4 चीनी नागरिकों पर भी आरोप लगाया, जिनमें से 3 चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के लिए काम करते हैं। अमेरिकियों को चीन के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लक्षित विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और एक पूर्व संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी दूसरों के बीच में। पूर्व कानून प्रवर्तन अधिकारी से उन्होंने जो कुछ पूछा, वो अमेरिका में 2008 ओलंपिक मशाल मार्ग पर विरोध प्रदर्शन को रोकने में मदद करना था, क्योंकि यह चीन के लिए शर्मनाक होगा। इसलिए जब आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सोचते हैं, तो याद रखें कि वे इतने डरे हुए और क्षुब्ध हैं कि वे दूसरे देश में लोगों को मुक्त तिब्बत चिन्ह रखने से रोकने के लिए जासूसों का उपयोग करेंगे। और ब्रेक के बाद चीन के अन्य अवैध कानून प्रवर्तन नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। वापसी पर स्वागत है। पिछले महीने हमने रिपोर्ट किया था कि पूरी दुनिया में भूमिगत चीनी पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। खैर, नीदरलैंड का कहना है कि वो अब ऐसे 2 पुलिस स्टेशनों की जांच कर रहा है, एक एम्स्टर्डम में और दूसरा रॉटरडैम में। एक डच प्रसारक ने कहा कि माना जाता है कि कार्यालय चीनी नागरिकों को चीन में ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने जैसी प्रशासनिक चीजों में मदद करने के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन जाहिर तौर पर यह उनका एकमात्र मिशन नहीं था। कार्यालयों का बीजिंग के आलोचकों को ट्रैक और परेशान करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। डच विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया कि चीन देश में कानून प्रवर्तन भेज रहा है। इसने चीनी पुलिस कार्यालयों को अवैध बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि वे सिर्फ विदेशी चीनी सेवा केंद्र थे, पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं। हाँ, वे पुलिस स्टेशन नहीं है यदि आप उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं कहते हैं। किसी अन्य नाम से गुलाब की महक उतनी मीठी नहीं होती। क्षमा करें, शेक्सपियर। और अंत में हमारे आवधिक हांगकांग बहुत अच्छा कर रहा है खंड में लोकतंत्र समर्थक एप्पल डेली अखबार के मालिक हांगकांग के कार्यकर्ता जिमी लाई को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने उन धोखाधड़ी के आरोपों को नकली कहा है। कई लोग चिंतित हैं कि चीनी शासन द्वारा हांगकांग की अदालतों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। 2019 में हांगकांग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर अब तक लगभग 3000 लोगों पर मुकदमा चलाया जा चुका है। और चल रहे राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षण में हांगकांग की एक कार्यकर्ता से कहा गया है कि वह अदालत में तियानमेन नरसंहार शब्द नहीं कह सकती है। अभियोजक ने सुझाव दिया कि वो इसके बजाय 4 जून की घटना शब्द का उपयोग करें। जैसा मैंने कहा, हांगकांग बहुत अच्छा कर रहा है और चाइना अनसेंसर्ड का यह एपिसोड आपके द्वारा प्रायोजित था।
क्राउडफंडिंग साइट पेट्रियन और विशेष सोशल मीडिया साइट लोकल पर हमारा समर्थन करने वाले प्रशंसकों के कारण हम इस तरह के एपिसोड बनाने में सक्षम हैं। और धन्यवाद के रूप में मैं प्रत्येक एपिसोड के अंत में आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। केन फिल्बर्ट पैट्रियन पर पूछते हैं, क्रिस, मैं YouTube से पूर्ण एपिसोड कैसे देख सकता हूं? मैं आपको दान देना जारी रखूंगा। आपकी सामग्री देखने में सुखद है, यहां तक सबसे अधिक परेशान करने वाले मुद्दे भी। आप हमें मुस्कुरा सकते हैं। धन्यवाद महोदय। नहीं केन, धन्यवाद आप सर, शो को जारी रखने में हमारी मदद करने के लिए। मैंने पेट्रियन पर आप में से कुछ लोगों से सुना है कि आप YouTube पर आयु प्रतिबंधित एपिसोड नहीं दिखा सकते हैं वहां। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन वीडियो को YouTube से एम्बेड कर रहे हैं। हम इसके लिए एक फिक्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम ओडिसी पर भी अपलोड करते हैं और रंबल और हमारी अपनी वेबसाइट ChinaUncensored.tv भी है, जहां आप हमारे कूल मच को भी देख सकते हैं। तो केन, शो का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। यदि आप केन की तरह ही शांत रहना चाहते हैं तो patreon.com/ChinaUncensored पर जाएं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।